हेलो बच्चों, काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, इसके 1 से लगा के 11 तक आंकिक प्रश्न देखे थे और आज हम इसके आंकिक प्रश्न 12 से जो शेष 17 प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आंकिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए मैं पुस्तक का ही उपयोग करूंगा और आप भी अपनी पुस्तक में प्रश्नों को पढ़ लें और मैं यहाँ जो जानकारी है वो लिख भी दूंगा। तो चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 3 आवेशों -q, +q एंड +q क्रम से xy तल में 0a, 0,0 और 0a बिंदुओं पर स्थित है। क्या जानकारी दी हुई है? 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं। एक है -q आवेश, एक है +q आवेश और एक है +q आवेश। ये क्रम से है 0a, 0,0 और 0-a बिंदुओं पर स्थित हैं। अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर विद्युत विभव की गणना हमें करनी है। तो कहाँ विभव की गणना करनी है? r थीटा पर हमें विभव की गणना करनी है। पहले इसको चित्र से समझें कि xy तल ले एक, ये xy तल माने तो ये मूल बिंदु है हमारा जो है 0,0 और यहाँ पर एक +q आवेश स्थित है ये वाला। फिर है -q आवेश 0-a पर। अब 0-a बिंदु, जो 0a बिंदु है ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट 0 है तो हमें y कोऑर्डिनेट देखना होगा और y कोऑर्डिनेट में a बिंदु यानी a दूरी पर स्थित बिंदु, तो मैं मान लेता हूं ये बिंदु है 0 एंड a दूरी पर है। और इसी तरह से इस बिंदु को देखें तो यहाँ +q आवेश है जो 0-a पर है। तो 0 यानी x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -a, तो ये बिंदु नीचे आ जाएगा y अक्ष पे और ये बन गया q एंड 0 एंड -a। ये वाला +a था, ये +a है, ये -a। अब ये y अक्ष के ऊपर बिंदु स्थित है और कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर। तो अब अक्ष कौन सा हो गया और अक्ष शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो इसे हम समझें कि यहाँ -q और यहाँ +q आवेश 2a दूरी पर स्थित है और इसलिए ये एक द्विध्रुव का निर्माण हम मान सकते हैं। तो इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा ये अक्ष बन गई और इससे r थीटा दूरी पर कोई बिंदु है, मैं मान लेता हूं ये बिंदु है। तो इस बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है। ये थीटा कोण दिया हुआ है बच्चों। अब विभव की गणना करनी है तो सामान्य सिद्धांत हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर विभव पृथक पृथक आवेशों के कारण प्राप्त विभव का बीजगणितीय योग होता है। सिंपल सिद्धांत है, लेकिन हम इसको ऐसे कर भी सकते हैं, लेकिन आसान बनाए तो इन दोनों को मिलाकर हम एक द्विध्रुव मान लें। तो इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा वो हम पहले से पढ़ चुके हैं और रह जाएगा ये आवेश। तो इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ विभव हम जानते हैं कितना होता है। तो बच्चों मैं लिखूं इसको इस तरह से, हल -q जो कि कहाँ है 0a व +q कहाँ है 0 एंड -a मिलकर एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अतः द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण P पर विभव V बराबर क्या बन गया? द्विध्रुव। अब हमने द्विध्रुव इस तरह से x अक्ष में देखा था, y अक्ष में है, आप उसी तरह से समझ सकते हैं। ये बनेगा
P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। तो इन दोनों आवेशों को हमने एक साथ सम्मिलित कर लिया। अब इस आवेश बिंदु आवेश के कारण विभव ले तथा Q00 के कारण, अब ये क्या है, बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश का फॉर्मूला लगेगा के कारण P पर विभव, इसे मैं V2 नाम दे दूं, इसे V1 दिया था, तो ये बनेगा कि Q बाई यानी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड R। अब इस बिंदु पर परिणामी विभव, तो इन दोनों विभवों का योग आएगा, तो मैं लिखूं अतः P पर परिणामी विभव दैट इज बीजगणितीय योग V1 प्लस V2, V बराबर V1, इट इज P cos थीटा by 4 pi epsilon 0 and r square plus V2 and it is Q by 4 pi epsilon 0 r। अब एक्चुअल में जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विभव का मान सिद्ध कीजिए कि इतना होगा, यहाँ वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको जैसे ही जोड़ेंगे वो वैल्यू अपने आप आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा विभव ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप गौर से देखें इसको, तो यहाँ V बराबर P का मतलब है Q इंटू 2a cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड r। बच्चों अब जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना ये है, मैं यहाँ लिख देता हूं कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q बाई R प्लस 2QA cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना। तो आप देखें इसमें से सीधा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेते ही ये काम हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टेकन कॉमन, तो क्या रह गया ये 2AQ cos थीटा बाई R स्क्वायर प्लस इसमें रह गया Q बाई R, और यही हमें सिद्ध करना था और इसलिए ये सिद्ध हो गया, मीन्स हेंस प्रूव्ड। नोट करें आप इसे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न 13वां प्रश्न कह रहा है आवेश Q, 2Q एंड 4Q को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के कोनों पे रखे हैं 3 आवेश। मान लेते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है जहां एक पर Q, B कोने पर मान ले 2Q और C कोने पर मान ले 4Q आवेश रखा है। लिखा है कि इन आवेशों को यहाँ रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कि हम इन आवेशों को अनंत से यहाँ तक लाए हैं। अब अनंत से यहाँ तक लाए हैं तो तीनों को बारी बारी से लाया गया है। पहले मैं मान लूं Q को लाए हैं, तो पहले जब हम Q को लाए हैं तो हमें कोई कार्य यानी बाह्य बल को कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले से किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र नहीं दिया गया है, तो इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। लेकिन जब इसको लाए तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, और फिर इसको लाए तो इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। हमने 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा सीखी है, उसी का हम उपयोग करते हुए लिखें निकाय की स्थितिज ऊर्जा बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, यानी पहले इसको लाएंगे तो इसको लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, इसको लाने में कार्य करना पड़ा, और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं कि Q1 Q2 बाई R। तो इसको लाने में इन दोनों के बीच की क्या स्थितिज ऊर्जा है कि Q1 एंड Q2,
मीन्स Q इंटू 2Q बाई R, और दोनों के जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, बीच की डिस्टेंस है A, प्लस अब इसको लाएंगे तो इन दोनों के विरुद्ध, तो यही फॉर्मूला लगेगा प्लस K, पहले मैं इन दोनों की ले लेता हूं ऊर्जा, Q इंटू 4Q बाई R यानी A प्लस K दिस एंड दिस 2Q इंटू 4Q बाई R मीन्स A। अब आप गौर से देखें तो यहाँ KQ स्क्वायर बाई A तो है, सभी में है, तीनों में ही है, तो KQ स्क्वायर बाई A को कॉमन ले लूं तो यहाँ बच गया 2 प्लस KQ स्क्वायर बाई A को कॉमन ले लूं तो कॉमन रह गया 4 एंड सिमिलरली 8। आप इसको जोड़े तो ये बन गया 14 KQ स्क्वायर बाई A। ये है इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, या यूं कहें कि इन तीनों आवेशों को यहां तक लाने में किया गया कार्य। नोट करिए आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलें, अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन। 14वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि दो आवेशों 7 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम -9 सेंटीमीटर 00 एंड +9 सेंटीमीटर 00 पर स्थित हैं। तो एक आवेश दिया है हमें Q1 7 माइक्रोकूलाम एंड दूसरा आवेश है -2 माइक्रोकूलाम, और ये एक कार्तीय निर्देशांक पद्धति इसमें रखा है। कहाँ रखा है? एक रखा है -9 0 सेंटीमीटर, ये 9 है, क्यों नहीं है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, +9 एंड 0 एंड सेंटीमीटर। ये प्रश्न दिया गया। अब क्या चाह रहा है ये? निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, इस निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। अब देख ले ये है कहाँ, तो ये तो मूल बिंदु है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। y और z तीनों कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट पर ये माने तो 7 माइक्रोकूलाम है यहाँ -9 सेंटीमीटर पर। तो यहां रख देता हूं मैं Q1 आवेश, और इसका निर्देशांक -9 0 सेंटीमीटर, और Q2 आवेश है +9 सेंटीमीटर पर, सेम डिस्टेंस बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बन गया Q2 आवेश जो कि है +9 एंड 0 सेंटीमीटर। बच्चों अब आप इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का मतलब है कि इन आवेशों को यहां तक लाने में किया गया कार्य, जो कि पिछले अपने क्वेश्चन में हमने देखा था कि Q1 Q2 बाई R। अब मैं लिखूं स्थितिज ऊर्जा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होती है दैट इज के Q1 इंटू Q2 बाई R। R मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द आवेश यानी चार्जेस। अब इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब ये सिंपल है, चाहे तो आप x2 - x1 फॉर्मूले से निकाल लें, या फिर सीधी देख लें, इधर +9 है और इधर -9 है, तो दिस माइनस दिस। तो यहां दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट, तो +9 माइनस दिस, -9 मीन्स 18 सेंटीमीटर। मीटर में बदल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो U बराबर आया K इज 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 इज 7 माइक्रोकूलाम, माइक्रो का मतलब इंटू Q2 -2 माइक्रो मीन्स अगेन अपॉन डिस्टेंस 18 एंड सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में बदल दें इस तरह से, और आगे इसको
जोड़ बाकी है सॉल्व कर लें। उतारें, आप इसे नोट करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, अच्छा एक बात और पूछी है इसके पार्ट बी में। सेकंड पार्ट में पूछा है कि दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये दोनों आवेश थे, यहाँ -7 माइक्रोकूलाम था प्लस में, यहाँ -2 माइक्रोकूलाम था, और इसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा हमें प्राप्त हुई थी। पार्ट बी है, इसकी जो भी स्थितिज ऊर्जा आई थी इसका तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य था कि इन आवेशों को अनंत से यहां तक लाने में इतना कार्य करना पड़ा, जो भी वैल्यू आई थी। मैं आंसर देख लेता हूं इसका, और -7 जूल, 0.7 जूल आई थी। लेकिन क्वेश्चन सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को पुनः अनंत दूरी तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये सिंपल है कि जितना कार्य हमें लाने में करना पड़ा था उतना ही कार्य हमें ले जाने में करना पड़ेगा। लाने में बाह्य बल को कार्य करना पड़ा था, इसलिए बाह्य बल का कार्य धनात्मक था और विद्युत क्षेत्र का कार्य ऋणात्मक था। अब जब इसे ले जाना होगा तो विद्युत बल का कार्य धनात्मक हो जाएगा और बाह्य बल का कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। तो दोनों को, पार्ट सेकंड है, दोनों आवेशों को अनंत तक पृथक करने में किया गया कार्य। देख ले कि किसके द्वारा कार्य कह रहा है। अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, नहीं कहा किसी के लिए, इसका मतलब बाह्य बल को कितना करना पड़ेगा। तो बाह्य बल को जो कार्य करना पड़ेगा वो पहले किए गए कार्य का ऋणात्मक मान होगा, और पहले जो किया गया कार्य था वो था, उसको जब हम सॉल्व किया था हमने तो -0.7 जूल आया था। तो पृथक करने के लिए ऋणात्मक कार्य होगा, कार्य दैट इज, इसको आप U2 कह दें तो ये बराबर ही होगा लेकिन ऋणात्मक होगा। तो -0.7 जूल मीन्स +0.7 जूल। ये है सेकंड पार्ट का आंसर। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत क्षेत्र में XY बिंदु पर विद्युत विभव का मान दिया गया है। विद्युत विभव दिया गया है V बराबर 6xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये दिया गया है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा एक थ्योरी में हमारे डेरिवेशन आया था जिसमें हमने कहा था यदि हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात हो तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जो हमने विभव और तीव्रता में के संबंध में ये बात समझी थी, जिसमें हमने क्या समझा कि यदि विभव ज्ञात हो तो हम विभव प्रवणता ज्ञात करके विद्युत विभव ज्ञात कर सकते। तो इसकी विभव प्रवणता ज्ञात कर लेंगे और उसको हमने लिखा था हल E बराबर माइनस ग्रेड V, ये आया था। और गणितीय रूप में हमने लिखा था इसको माइनस डेल V। ऐसे ये जो डेल था ये आंशिक अवकलजों के द्वारा हमने प्राप्त किया था। यहां डेल क्या है याद कीजिए, माइनस डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेवा बाई डेवा वाई प्लस के कैप डेवा बाई डेवा जेड, ये है डेल और यहां है V। अब मैं इसको V को अंदर ले लूं तो क्या होगा, तो V इस तरह से हो जाएगा दिस टाइप। इसका मतलब हमें V का आंशिक अवकलज x के सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है और z के सापेक्ष करना है। तो आप देखें कि ये हमें V दिया गया है जिसमें z है ही नहीं,
तो z के सापेक्ष जब करेंगे तो वो 0 आएगा। अब अवकलन करने का क्या मतलब होता है, डी बाई डी एक्स सिंपल है, x की घात n का जब हम अवकलन करते हैं तो सिंपल एक घात कम हो जाती है और ये घात पहले आगे आ जाती है, यानी n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। यदि x की घात 7 का अवकलन करोगे जो कि हमने 11th क्लास में सीखा है, तो 7 आगे लगा के एक घात कम कर दिया। तो इसी शब्द का प्रयोग करते हुए जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो मैं लिखूं यहां dy बाई dy x ऑफ v इज, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है v का, और v है 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इनका अलग अलग अवकलन करेंगे, तो dy बाई dy x ऑफ 6xy प्लस dy बाई dy x वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। अब आप देखिए यहां तक तो सही है, यहां तो आप कर लेंगे। क्या आएगा कि 2 घात है, घात पहले आ जाएगी आगे और एक घात कम हो जाएगी, यानी 2 की जगह एक घात रह जाएगी, और एक घात लिखना आवश्यक नहीं है। कुछ नहीं लिखा है तो आपको एक ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है तो एक ही मानो। अब इसमें देखें, इसमें क्या दिक्कत है कि y भी है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन y को हम कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल लेंगे 6 के साथ। तो 6y टेकन आउटसाइड एंड dy dx ऑफ x प्लस इसमें y स्क्वायर है जो कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो y को कांस्टेंट मानते हुए हम बाहर लेंगे, तो y स्क्वायर एंड dy x ऑफ पीछे क्या बच गया 1। और ये बात हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन, कांस्टेंट फॉर एनी कांस्टेंट c अवकलन जो है 0 होता है, तो इसका अवकलन हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 0। तो ये 2x एज इट इज, ये हो गया 0, क्योंकि इसका अवकलन 0 होगा और y स्क्वायर से गुणा होकर 0 हो जाएगा, और प्लस 6y एज इट इज, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, तो ये हो गया 1। और हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ क्या चल रहा है, डी बाई डी एक्स इज 6y माइनस 2x, ये हमें इसका ये पद प्राप्त हुआ बच्चों। अब चूंकि हमें y के सापेक्ष करना है, तो y के सापेक्ष करना है, तो इसी तरह से अब हम y के सापेक्ष करते हुए x के पदों को बाहर निकालेंगे। वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और मैं इसको डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे कैसे आप, हालांकि एग्जाम में इतना सारा नहीं करना, आपको अगर समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। अब इसका हमें y के सापेक्ष करना है अवकलन, x के सापेक्ष कर लिया, तो y के सापेक्ष क्या बनेगा समझे, 6x। आप ऐसे प्रोसेस करके देख लें इसको, y के सापेक्ष y स्क्वायर का 2y और y के सापेक्ष x का 0, डेवा बाई वाई डेवा z, इसका क्या बनेगा। अब चूंकि z के सापेक्ष करना है हमें, तो x y सारे कांस्टेंट है, तो यहां पर xy 6xy बाहर आएगा, 1 रह जाएगा, 1 का अवकलन यानी कांस्टेंट का अवकलन 0। z के सापेक्ष करना है तो y स्क्वायर बाहर आया, 1 के सापेक्ष अवकलन, 1 का अवकलन z के सापेक्ष 0, यानी सारे 0 हो जाएंगे, तो ये पद 0। और अब आप इनकी वैल्यू यहाँ रख दें, इसमें क्योंकि हमने यहाँ अलग अलग वैल्यू निकाली है, तो यहाँ रख दें, i कैप j कैप और k कैप इसमें रह जाएगा। तो v के द्वारा e की जो वैल्यू आई है, पता है e बराबर i कैप माइनस है बाहर, तो माइनस बाहर ले लें, दिस वैल्यू 6y माइनस 2x and plus j cap and this value 6x plus 2y, 6x plus 2y and this value
0। तो ये आपके आंसर कंप्लीट। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना। नोट करें, चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों प्रश्न नंबर नेक्स्ट 60, 16वां प्रश्न है 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु का खोखला गोला। त्रिज्या को हम डेरिवेशन में कैपिटल आर नाम देते हैं। 0.2 मीटर खोखले गोले को 15 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है, और जो इसको आवेश दिया गया है वो है 15 माइक्रोकूलाम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलाम। अब आप इसको समझ लें और खुद ही सॉल्व करें, हो जाएगा आपसे। ये कैपिटल आर दी गई है। अब यहां हमें विभव ज्ञात करना है। विभव कहां कहां ज्ञात करना है? एक तो पृष्ठ पे विभव ज्ञात करना है। तो पृष्ठ पे विभव ज्ञात करना है। पहला पॉइंट वी एट सतह, क्योंकि ये सीधा डेरिवेशन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप सीधे इसको देख ले कि क्यू बाई आर सतह पर है, तो यहां आप त्रिज्या रख लेंगे, और क्यू भी दिया है, आर भी दिया है, आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट कह रहा है केंद्र पर विभव। तो केंद्र पर कितना विभव होगा ये आप थोड़ा सोचें तो इसका आंसर मिल जाएगा। सतह पर विभव से तात्पर्य है कि अनंत से इस एकांक किसी एकांक धनावेश को यहां तक लाने में, सतह तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और केंद्र पर विभव का मतलब है अनंत से एकांक धनावेश को केंद्र तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं जब हम किसी आवेश को लाएंगे तो सतह तक लाने में तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन भीतर जाने में हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है और वहां कोई बल, विद्युत बल नहीं लगेगा, यानी परिणामी रूप से हमें कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ेगा, केवल सतह तक आने में ही कार्य करना पड़ेगा। तो केंद्र पर जो विभव होगा वो सतह के विभव के बराबर होगा, चाहे अनंत से सतह तक आए या अनंत से भीतर किसी भी बिंदु तक आए, केंद्र पर जाए या किसी भी बिंदु तक आए, कार्य केवल सतह तक करना पड़ेगा। और इसलिए तीसरा पॉइंट कहा गया है कि R एट 0.1 मीटर पर विभव ज्ञात करें। तो आप समझें कि 0. ये मैं 0.2 मानूं तो यहां जाके कहीं ये बिंदु बनेगा, ये बिंदु है भीतर ही, और फिर इसलिए हमें यहां तक आने में कार्य कितना करना पड़ेगा, सतह तक ही करना पड़ेगा। तो फिर इस बिंदु पर विभव V एट सतह के तुल्य होगा। तो यही वैल्यू यहां आएगी। और चौथा पार्ट है इसका, उसमें थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। R इक्वल टू 0.3 मीटर पर भी विभव आपको ज्ञात करना है, और 0.3 मीटर का मतलब निश्चित रूप से बिंदु कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब जो हमें विभव अनंत से यहीं तक करना पड़ेगा, सतह तक नहीं करना पड़ेगा, यानी सतह तक जितना कार्य करना पड़ रहा था उससे कुछ कम करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, बाह्य बिंदुओं के लिए विभव का आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। V R इक्वल टू 0.3 मीटर पर क्या बना कि Q बाई स्मॉल r। Q वही है लेकिन R अब की जो है 0.3 रख के आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ही को सौंप रहा हूं, खुद ही आप हल करें। नोट चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। लास्ट क्वेश्चन 17। 17 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 पूरे वीडियो इन न्यूमेरिकल पर लग गए, यानी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। टोटल 9th पार्ट है इस 3rd चैप्टर का। हर चैप्टर के लगभग 9-10 पार्ट बन रहे हैं। काफी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। बना लिया, पढ़ा लिया, उसके बाद इसको YouTube पे फॉरवर्ड करने के लिए, अपलोड करने में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इस चीज को समझें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें और पढ़ते रहें। अगला प्रश्न है, R भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर, 17वां प्रश्न
समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा R है, दी हुई है कि तीनों कोनों पर बिंदु आवेश Q, 2Q एंड XQ रखे हैं। तो मैं इस बिंदु पर ले लूं Q, इस पर ले लेता हूं बच्चों 2Q और इस पे ले लेता हूं XQ रखे हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए इस x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब स्थितिज ऊर्जा से तात्पर्य वही अनंत से लाने में किया गया कार्य, लेकिन हम अब यहाँ डायरेक्ट लगा रहे हैं कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर के, मैं डायरेक्ट लगा दूं Q1 Q2, तो ये आ गया Q इंटू दिस 2Q बाई R। इसकी निकल गई। अब इन दोनों की ले ले स्थितिज ऊर्जा, तो K 2Q इंटू XQ बाई R, दिस वन एंड दिस वन, प्लस K Q इंटू XQ बाई R। ये इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। अब ये स्थितिज ऊर्जा इस x पर डिपेंड कर रही है क्योंकि x की वैल्यू नहीं दी हुई है। जब x की वैल्यू बदलेंगे तो फिर स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी। अब प्रश्न कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी हो ताकि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाए। तो इसकी शून्य करने के लिए प्रश्नानुसार स्थितिज ऊर्जा शून्य होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ 0 कर दूंगा, ये लो 0 कर दिया बराबर, और इधर की वैल्यू ऐसी कैसी उतार दिया है। लेकिन उससे पहले मैं देख लूं, कॉमन है के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर टेकिंग कॉमन एंड रेस्ट ऑफ 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन एंड इट इज 2x प्लस x। इस पूरे का आप पक्षांतरण करते हैं तो ये 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बन गया 2 प्लस 3x इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x इक्वल टू -2, और बच्चों x बराबर -2/3। जो भी यूनिट दी हुई है यहाँ पर, r की जो भी यूनिट दी हुई है, देख लूं कुछ है कि नहीं है, तो आपको भी इतनी ही रखनी है, इसकी यूनिट नहीं है। अगर ये सेंटीमीटर में होती तो ये भी सेंटीमीटर में होती। आप इसको नोट करें, ये है इसका अंतिम प्रश्न। तो बच्चों, आपके तीसरे चैप्टर के 17 अंकित प्रश्न दिए हुए थे, वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए बोर्ड पर। कुछ जो इसके उदाहरण हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन हैं और वो उसमें ऑलरेडी बुक में सॉल्व है। तो आशा कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन आप स्वयं हल कर लेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम चौथे चैप्टर को देखेंगे, उसके एक एक बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तैयार रहें, पढ़ते रहें। आज इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।